तो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, और प्रिपरेशन के तुरंत बाद अब हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप लोग बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सीधा सीधा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर का मतलब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर होगा या पोलर होगा, राइट। और अब मामला आता है भाई कि नेचर के बाद सारा खेल इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं और दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है तो फिर उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, राइट। अगर हम किसी भी एल्केन के बारे में बात करते हैं तो हम यूँ समझते हैं कि कोई भी एल्केन जो है वो नेचर में नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो उसके अंदर डिस्पर्जन फोर्स काम करती है, जिसको आप वंडरवाल फोर्स भी कहते आए हो, वंडरवाल फोर्स, राइट। जबकि दूसरी तरफ कोई भी एल्काइल हैलाइड दो तरह का इंट्रैक्शन शो करता है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर है, CH3 CH2 Cl मान लीजिए, ये बॉन्ड पोलर है, तो इसकी वजह से जो इंट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, राइट, जो कंपेरेटिवली आपका वंडरवाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि दूसरी तरफ जो साइज है वो साइज आप लोगों का वंडरवाल फोर्स की ओर इशारा करता है। जितना साइज बड़ा होगा उतना ही वंडरवाल फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ आप लोगों को यानी यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि एल्काइल हैलाइड नेचर में पोलर हैं, लेकिन आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि एल्काइल हैलाइड्स नेचर में बहुत ज़्यादा पोलर नहीं हैं, दे आर वीकली पोलर इन नेचर, so they have intermolecular dipole dipole interaction but the magnitude of dipole dipole interaction is not too high, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का। इसीलिए जब मान के चलिए कि आप लोग किसी भी एल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने के लिए जाओगे तो आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलर नहीं है तो फिर पोलैरिटी का डिस्कशन ना करके साइज़ के ऊपर बात करोगे, और साइज पे जहाँ भी बात आएगी बेटा वहाँ सीधा सा मतलब है वंडरवाल फोर्स की ही बात होगी। जहाँ खेल साइज के ऊपर खेला जाएगा, जहाँ मोलिकुलर मास ज़्यादा के ऊपर खेला जाएगा, सीधा सा मतलब है वहाँ पर वंडरवाल फोर्स के बारे में ही बात करेंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से कहानी शुरू करते हैं और आप लोग जवाब देते जाइएगा। बॉइलिंग पॉइंट CH4 से ज़्यादा CH3Cl, नॉन पोलर वर्सेस पोलर भी है और साइज का भी खेल है। क्लियर हो गया। चलिए CH3 CH3 से ज़्यादा CH3 CH2Cl, राइट, नॉन पोलर वर्सेस पोलर का भी खेल है और साइज के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, तो वंडरवाल फोर्स ज़्यादा भी आप लोग रीजन दे सकते हो, राइट। उसके अलावा जब CH3Cl से ज़्यादा CH3Br की बात आए तो आप ये कहोगे साइज जहाँ बड़ा है वहाँ पर वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होगी। आप लोग क्लियर करते जाइए। CH3Br से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट CH3I का है। क्लियर हो गया। साइज जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा, तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ CH3Cl से ज़्यादा CH3Br, इससे ज़्यादा CH3I। क्लियर हो गया। आप लोग रीजन बता सकते हो कि जहाँ पर साइज बड़ा हुआ वहाँ पर वंडरवाल फोर्स ज़्यादा हुई और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और आप लोग अपनी प्रीवियस नॉलेज को चेक करो, जहाँ आपको क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट सीधा का सीधा डिपेंड कर रहा है नेचर के ऊपर। नेचर का मतलब पोलैरिटी के ऊपर। जहाँ पोलैरिटी फेल वहाँ पर ही हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन की, और जहाँ नंबर ऑफ कार्बन भी टाई हो जाता है बच्चों वहाँ पर आ जाते हैं हम ब्रांचिंग के ऊपर। चलिए तो सीधा सा मतलब CH3Cl CH3Br CH3I, सीधा सा मतलब है साइज के ऊपर बात चल रही थी। हम लोगों ने इस पहले क्वेश्चन को यूँ देखा। चलिए आगे देखते हैं। CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 और CCl4। अब आप देखिए भाई
इन चारों के अंदर जैसे जैसे साइज कार्बन बढ़ा है, कार्बन तो सेम है सॉरी, क्लोरीन बढ़ा है, वैसे वैसे मोलिकुलर मास बढ़ा है, और मोलिकुलर मास बढ़ा है तो डिस्पर्जन फोर्स, वंडरवाल फोर्स बढ़ी है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए और बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, CH3 CH2 CH2 CH2Br। और आपके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा भी लिख देता हूँ, आपको याद नहीं करना है। बॉइलिंग पॉइंट 375 केल्विन। ओके, CH3 CH2 CH एंड CH3, बॉइलिंग पॉइंट 364 केल्विन। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं CH3 CBr CH3 और CH3 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 346 केल्विन। सो एक बात क्लियर है भाई कि कार्बन भी सेम और हैलोजन भी सेम, लेकिन ब्रांचिंग हो रहा है, और ब्रांचिंग जहाँ होता है वहाँ आपको पता है सरफेस एरिया घटता है, सरफेस एरिया घटता है तो वंडरवाल फोर्स घटता है। इसीलिए जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसी मोलिकुलर मास का, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का ज़्यादा है, सेकेंडरी का कम है, और टर्सरी का उससे भी कम है। यानी ये खेल सेम मोलिकुलर मास के लिए है, जहाँ पर कार्बन भी सेम, क्लियर हो गया, और हैलोजन भी सेम। और वो तो आप उस पॉइंट पे दोबारा देख लो ना कि जहाँ पोलैरिटी और कार्बन फैसला ना करे वह ब्रांचिंग पे आ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली वेरी कर रहा है ब्रांचिंग के साथ। जितना ब्रांचिंग बढ़ता जा रहा है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। ओके, चलिए इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, और कंपटीशन में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ज़्यादा रीजन के पीछे जाने की बजाय आप लोग सीधा सीधा सा ही समझ सकते हो, क्लोरीन और क्लोरीन मेटा पोजीशन के ऊपर, और क्लोरीन पैरा पोजीशन के ऊपर। इसका मतलब पहला वाला ऑर्थो है, दूसरे वाला मेटा है, और तीसरे वाला पैरा है, राइट। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप लोग पोलैरिटी की बात करो, राइट, तो आप लोग पोलैरिटी में सबको पता है भाई कि डाइपोल मोमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। पहले वाले में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के बहुत अपोजिट नहीं है, ये देखिए, और जबकि लास्ट वाले में बिल्कुल अपोजिट है। तो पैरा वाला जो है वो तो नॉन पोलर ही होता है नेचर के अंदर, राइट। तो मैं ये लिखता हूँ कि ऑर्थो जो है वो इन सब में मोर पोलर है, राइट, और पैरा जो है, राइट, उसके अंदर सिमेट्री ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? सिमेट्री ज़्यादा है। तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर कहीं भी बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को लेकर बात की जाए, कहीं भी बात करें हम किसके ट्रेंड को लेकर, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को लेकर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग किस ट्रेंड को लेकर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे पोलैरिटी, फिर सिमेट्री, और अगर मेल्टिंग पॉइंट को लेकर बात करो तो क्लोज पैकिंग, जहाँ सिमेट्री ज़्यादा वहाँ क्लोज पैकिंग ज़्यादा। इसका मतलब सिमेट्री और फिर पोलैरिटी। तो फिर मामला आ गया भाई, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? ऑर्थो की पोलैरिटी ज़्यादा, फिर किसका होगा? पैरा का, और सबसे लास्ट में किसका होगा? मेटा का होगा। यानी मेटा का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। दूसरी तरफ मेल्टिंग पॉइंट के लिए बात करें तो आप लोगों को दिमाग में बिठाना पहले सिमेट्री यानी क्लोज पैकिंग, राइट, पैरा, फिर आपका ऑर्थो, और फिर सबसे कम किसका होगा? मेटा का होगा। तो ये आप तीनों 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ज़्यादा इसमें पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सीधा ही ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब पोलैरिटी फिर सिमेट्री, और मेल्टिंग पॉइंट तो क्लोज पैकिंग। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स का होता है भाई, और सॉलिड अपनी क्लोज पैकिंग के लिए मशहूर होते हैं, और क्लोज पैकिंग जहाँ सिमेट्री ज़्यादा होगी वहीं क्लोज पैकिंग बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट को लेकर। डाइपोल मोमेंट आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कोई टॉपिक नहीं दे रखा है यहाँ। ये है CH2Cl2
CH और CCl4। पहली चीज़ आप सबको ये पता होना चाहिए, CH4 और CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि ये चारों तो इक्वलेंट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, कार्बन हाइड्रोजन सभी इक्वल एंगल पे मौजूद हैं, तो नेट जो है वो पुल किधर भी नहीं है। फिर आप ध्यान रखना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा, डाइपोल मोमेंट कार्बन के साथ डिक्रीज होगा। इसका मतलब CH3Cl में सबसे ज़्यादा, जैसे ही दो क्लोरीन होंगे फिर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, CH2Cl2, और उससे कम CHCl3 और सबसे कम CCl4, और CCl4 में तो डाइपोल मोमेंट 0 ही होता है। CH4 का डाइपोल मोमेंट 0, यानी आप यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, और डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छे से कराया गया है आप लोगों को +1 में। आपको यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन के तौर पे इसको देखना है कि जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ेगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट घटेगा। इस पॉइंट को सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आई रिपीट द पॉइंट, और पॉइंट क्या है भाई, सीधा सा मामला डाइपोल मोमेंट का है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई डाइपोल मोमेंट, सीधा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर CH2Cl2 का, फिर CHCl3 का, फिर CCl4। यानी आप लोग इन दोनों पॉइंट को कंपटीशन के लिहाज से भी ध्यान रखो, सीधा ट्रिक्स के तौर पे, कि अगर क्लोरीन इंक्रीज तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज, क्लोरीन इंक्रीज डाइपोल मोमेंट डिक्रीज, बस इतना ध्यान रखिएगा। और यूँ भी ध्यान रख सकते हो, जैसे जैसे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बढ़ेंगे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। ओके, तो ये भी एक प्रश्न था। ओके, एक छोटा सा टॉपिक आपके यहाँ डेंसिटी को लेकर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डेंसिटी बहुत इजी पार्ट था कि C3H7Cl और C3H7Br। अब आप देखिए ये C3H7Br, इसका मास भी ज़्यादा और वॉल्यूम भी ज़्यादा, राइट। इसका मतलब अगर मास भी उसी रेशियो में बढ़े और वॉल्यूम भी उसी रेशियो में बढ़े फिर तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है बेटा। भाई डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। और अगर मास भी उसी रेशियो में बढ़े, वॉल्यूम भी उसी रेशियो में बढ़े, तो फिर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन मास तो बढ़ रहा है, जितना आप सोच रहे थे उतना ही, लेकिन वॉल्यूम जितना सोच रहे थे उतना नहीं बढ़ रहा, क्योंकि साइज बढ़ने के साथ साथ Br का साइज बढ़ा है, डिस्पर्जन वंडरवाल फोर्स भी बढ़ी है, पार्टिकल पास पास आए हैं, क्लोज पैकिंग ज़्यादा हुई है, यानी वॉल्यूम बढ़ा तो है लेकिन लेस इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मास इंक्रीज, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो इंक्रीज ज़्यादा हुआ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेस इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट जब ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो फिर डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगी, ध्यान रखना है। इसका सीधा सा मतलब क्या निकल के आया भाई डेंसिटी को लेकर, C3H7Cl से ज़्यादा डेंसिटी C3H7Br की है, कोई डाउट। CH2Cl2 से ज़्यादा डेंसिटी CHCl3 की है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी, आप लोग दिमाग में ध्यान रख लेना। साइज बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है, ये पॉइंट हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। ओके, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन के आ रहा है कि एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड तो पोलर हैं, और जो पोलर है वो पानी में घुल जाता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद भी वाटर के अंदर मिसिबल नहीं है, इमिसिबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते हैं। दे हैव वेरी लेस सोल्यूबिलिटी इन वाटर। प्रश्न आया भाई इसके पीछे क्या रीज़न है। तो +1 में भी तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी थी कि ज़रूरी नहीं है कि सभी आयोनिक कंपाउंड भी पानी में घुलें। तो रीज़न देखिए क्या होगा, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड वाटर, and you know this is intermolecular hydrogen bonding, right. This is the interaction between Rx and Rx, and that interaction is dipole-dipole interaction. Okay, so what actually happen when this Rx comes in contact with water,
जब ये एल्काइल हैलाइड वाटर के कांटेक्ट में आता है, और आपको पता जहाँ भी अट्रैक्शन होता है वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एल्काइल हैलाइड बहुत कम पोलर है, तो ये इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत वीक इंट्रैक्शन है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो लेस है, बहुत कम है, वो सफिशिएंट नहीं है कि वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाए, वो सफिशिएंट नहीं है जो एल्काइल हैलाइड के ओल्ड इंट्रैक्शन को तोड़ पाए। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि एल्काइल हैलाइड पोलर हैं, लेकिन फिर भी पानी में ना के बराबर घुलते हैं। इसके पीछे रीजन ये लिखा जाएगा भाई कि जब एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है, वो सफिशिएंट नहीं होती। किसको तोड़ने के लिए? वो स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ओरिजिनल वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हैलो एल्केन्स, राइट, पोलर होने के बावजूद भी पानी में नहीं घुलते हैं। क्लियर प्रश्न? मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि एल्काइल हैलाइड्स ऑल्दो पोलर हैं लेकिन पानी में नहीं घुलते हैं, तो आप ये कहोगे कि द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड वाटर is not sufficient to break the hydrogen bond between water molecules. So alkyl halides, राइट, पोलर होने के बावजूद भी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन इस टॉपिक के साथ जो हम कवर कर लेते हैं, और वो टॉपिक है भाई आपका कॉमन नोमेनक्लेचर। राइट, कॉमन नोमेनक्लेचर बहुत आसान सा मामला है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स पर वैलिड नहीं है, बहुत थोड़े कंपाउंड्स के ऊपर वैलिड है। और वो क्या क्या है? पहली चीज़, बहुत सारी जगह किसी भी कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, और सेकेंडरी और टर्सरी जैसे शब्द वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हो या टर्सरी कार्बन पे जुड़ा हो। राइट, जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मैं कब कहूँगा? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन पर मैं क्लोरीन जोड़ूँ वो टर्सरी कार्बन हो, यानी उसके साथ 3 कार्बन जुड़ा हो, सो इट इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ मेरा प्रश्न सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट, सो जिस कार्बन के ऊपर हम लोग क्लोरीन जोड़ेंगे वो सेकेंडरी कार्बन हो, यानी 2 कार्बन से जुड़ा हो, एक इधर जोड़ दिया एक इधर। अब ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन है, अब 4 कार्बन में यहाँ तो जोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ जोड़ते ही तो वो टर्सरी हो जाएगा जिस पर हैलोजन जुड़ा है, तो आप या तो पहले वाले पर जोड़ दो या आखिरी पर जोड़ दो, सो इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। पॉइंट क्लियर है? राइट, अब प्रश्न आता है कि क्या सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड नाम का भी कोई कंपाउंड होता है? सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड नाम का भी कोई कंपाउंड होता है? चेक करते हैं। देयर आर टोटल, दिस इज ए कार्बन जिसके ऊपर हैलोजन जोड़ा है, ये सेकेंडरी बनाना है तो आपने यहाँ बना दिया सेकेंडरी, अब सेकेंडरी हो गया। अब 5 कार्बन करना है, तो अब प्रश्न ये आता है कि बचे हुए 2 कार्बन कहाँ जोड़ें? तो आप, कोई कहेगा जी बचे हुए 2 इधर जोड़ दो, और कोई कहेगा कि एक इधर जोड़ दो और एक इधर जोड़ दो, तब भी ये सेकेंडरी रहेगा। इसका मतलब ये देखिए 1 2 3 यहाँ क्लोरीन है, एक इधर जोड़ दिया एक इधर, क्या क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा है या नहीं जुड़ा? ओके, चलिए, और ये मान लीजिए आपका Cl ये था, एक इधर जोड़ दिया एक इधर, जो क्या क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा है या नहीं जुड़ा? इसीलिए ये नाम आगे जाके फेल हो गए हैं, तो आप लोगों को कोई कंपाउंड सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड के नाम से नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप लोगों को सीखना क्या है? आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नाम नहीं सीखना है। बड़ी आश्चर्य की बात है, सिखा भी रहे हैं और सीखना भी नहीं है। आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नाम नहीं सीखना, आपको उसके कॉमन नाम से उसका फॉर्मूला बनाना सीखना है बस। आपसे कभी भी कॉमन नोमेनक्लेचर नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है ये बहुत ज़्यादा आगे जाके फेल हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ अगर कहीं भी आइसो ग्रुप है तो आप ये समझिए कि
सेकंड कार्बन पर CH3 है, सेकंड कार्बन के ऊपर CH3 है, ऐसा ग्रुप आपको कहीं भी मिलेगा, राइट। अगर कहीं भी नियो है, नियो का मतलब है आप ये समझिए आपको कहीं भी ये वाला ग्रुप जरूर मिलेगा नियो के अंदर, राइट। इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से आपका कंपाउंड नियो कहलाएगा। सो आइसो के भी एग्जांपल देखेंगे, नियो के भी एग्जांपल देखेंगे। अगर N है तो नॉर्मल है, फिर बिल्कुल सीधा होगा नॉर्मल। हमने बहुत पढ़ा है भाई +1 में इन चीज़ों के बारे में, ओके। दूसरी तरफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 CHX3 हेलो फॉर्म, सो क्लोरोफॉर्म CHCl3, ब्रोमोफॉर्म CHBr3। तो जैसे जैसे इन चीज़ों का जिक्र आएगा हम लोग इनको करते जाएंगे। अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जिसमें ये काम हमारा कवर भी होता जाएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.6, अरेंज ईच ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ब्रोमोमीथेन CH3Br, ओके। ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म CHBr3, क्लोरोमीथेन CH3Cl, डाई ब्रोमोमीथेन CH2Br2। अब प्रश्न आता है बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो सबसे छोटा कौन सा है? CH3Cl, सबको पता है CH3Cl। उससे बड़ा कौन सा है? CH3Br। उससे बड़ा कौन सा है? CH2Br2। उससे बड़ा कौन सा है? CHBr3। पॉइंट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। 1 क्लोरोप्रोपेन, सो CH3 CH2 CH2Cl। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सो CH3 CH Cl और CH3, चाहे उसको उस फॉर्म में लिखो इसे भी लिख लो। और आपका 1 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 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 और Cl। सबसे पहले कम कार्बन वाला, बिल्कुल ये दोनों कम कार्बन वाले हैं। अब इनमें आप सबको पता है भाई बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू पोलैरिटी नंबर ऑफ कार्बन अपॉन ब्रांचिंग। तो इन दोनों में मामला कहाँ आ गया? ब्रांचिंग पे आ गया। तो ये ब्रांचिंग वाले का सबसे कम होगा, राइट, बीच वाले का सबसे कम होगा। अगर आप इनको नंबर डाल देते हो, सो दैट इज 1 2 और 3, तो सेकंड का सबसे कम है, उससे ज़्यादा 1 का है, और फिर कार्बन बढ़ गया तो उससे ज़्यादा 3 का है। आप सबको इस पॉइंट को लेकर भी अच्छे से आइडिया रहा होगा, राइट। तो आप यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को लेकर भी क्वेश्चन कर पा रहे हो, डाइपोल मोमेंट को लेकर भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, ऑर्थो पैरा मेटा को लेकर भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना। और ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें स्टूडेंट आमतौर पे फंस जाता है। रीज़न भी यही है भाई कि डिटेल एक्सप्लेनेशन तो है नहीं चैप्टर के अंदर। अब डिटेल्ड नहीं है तो टीचर भी बहुत डिटेल में पढ़ाने से बचेगा, क्योंकि लिमिट का टाइम होता है, सिलेबस को भी बहुत अच्छे से कवर कराना होता है, ठीक है। तो कुछ नाम अगर लिखने पड़े, जैसे 10 एक्सरसाइज पे चले जाइए आप लोग, और एक्सरसाइज के ऊपर 10.3 क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि इन सब का स्ट्रक्चर बनाइए। तो पहले का नहीं बना रहा हूँ, दूसरे का नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, तीसरे का नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, चौथे का भी नहीं बना रहा हूँ, पाँचवें का भी। छठे में देखिए 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। सो हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, राइट, हेप्टेन 4 टर्सरी ब्यूटाइल। इसका मतलब चौथे कार्बन के ऊपर जो जुड़ा है वो टर्सरी ब्यूटाइल है। इसका मतलब वो 4 कार्बन है, लेकिन टर्सरी कार्बन जुड़ा हुआ है मेन चेन के साथ, राइट। अगर ये कहा जाता कि सेकेंडरी ब्यूटाइल जोड़ते, तो फिर आप जो कार्बन जोड़ते उसके साथ 2 ही कार्बन जुड़े होते, आप ये जोड़ते, राइट। अगर यही क्वेश्चन 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल होता तो आप लोग ये चेन जोड़ते, लेकिन क्योंकि 4 टर्सरी ब्यूटाइल था तो आपने ये चेन जोड़ा, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडो, 3 के ऊपर आपने क्या डाला है? आइडो डाला है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। चलिए उससे अगला क्वेश्चन, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सो बेंजीन बना दिया, 1 पर ब्रोमो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 पर जो कार्बन जुड़ेगा वो सेकेंडरी कार्बन रहा होगा। सो अब कार्बन यहाँ जोड़ना है, और टर्सरी होता तो अभी आपको बताया ही था,
ठीक है, और उसके बाद 2 पर मिथाइल है, सो 2 के ऊपर मिथाइल है। तो मेरे ख्याल से कॉमन नोमेनक्लेचर का आइडिया अब आपको और क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। ओके, 10.4 क्वेश्चन अभी किया था भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, जिसमें क्लोरीन कम है उसमें डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। अब ढूंढ लो भाई क्लोरीन कम किस में है, CH2Cl2 आंसर है। CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 है, दिमाग में बिठा लीजिए। 10.4 क्वेश्चन कवर हो गया, 10.5 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, राइट। 10.6 क्वेश्चन, ओके, राइट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br। सो चेक करिए C4H9Br, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड। पहले आप लोग क्या करिए कि ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कीजिए, कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं करना है, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करना है। तो बस 2 ही बने भाई, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब अगले केस में कार्बन की ब्रोमीन की पोजीशन फिक्स करके कार्बन की पोजीशन चेंज करो। तो आप ब्रोमीन को तो पहले ही कार्बन पे रखो, और उसके बाद यहाँ तो कार्बन यहाँ जोड़ोगे, अगर आपने यहाँ कार्बन जोड़ दिया तो फिर तो ये दूसरे वाला ही बन जाएगा भाई, 2 ब्रोमो हो जाएगा। तो यहाँ तो जोड़ नहीं सकते, तो आप अपना कार्बन यहाँ पर जोड़िएगा, दिस इज अनदर पार्ट। क्लियर हो गया। लास्ट वाले पर जोड़ोगे तो पहले वाला हो गया। देखिए ध्यान रखना कि अब कार्बन कहाँ जोड़ें, कार्बन अगर आप यहाँ जोड़ देते तो दूसरे वाला बन जाता, कार्बन अगर लास्ट वाले पर जोड़ देते तो पहले वाला बन जाता। और अगले केस में क्या करो, अब कार्बन की भी पोजीशन चेंज कर लो और ब्रोमीन की भी पोजीशन चेंज कर लो। तो इस तरह से आप लोग ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर्स, चेन और पोजीशन, राइट, एक बार आपने पोजीशन चेंज की, एक बार आपने पोजीशन फिक्स रख के चेन चेंज की, उसके बाद आपने दोनों को चेंज कर लिया। ये क्वेश्चन भी आप लोग कवर कर लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 10.7, राइट। सो 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है ब्यूटेनॉल से, CH3 CH2 CH2 CH2OH, OH की जगह I लाना है, राइट। 1 क्लोरोब्यूटेन बनाना है, क्लियर हो गया, यानी OH की जगह Cl लाना है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, किस किस से बनाना है, ब्यूटेनॉल से बनाना है, यानी हर बार आयोडोब्यूटेन ही बनाना है। और दूसरा 1 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 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 और Cl, इससे बनाना है। और ब्यूट 1 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी सभी में आपको क्या करना है, आयोडोब्यूटेन बनाना है इन तीनों से। तो सबको पता है भाई, OH की जगह लाना है तो आप लोग रेड फॉस्फोरस I2 करिए, और कोई तरीका नहीं है। Cl की जगह लाना है फिंकलेस्टीन रिएक्शन कीजिए। और ब्यूटीन में अगर लाना है तो पहले तो बच्चों HBr पेरोक्साइड करो, राइट, और उसके बाद NaI करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। उसके बाद 10.8 क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके थे और कल की क्लास में मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, CN और NC ये सारे होते हैं, राइट। आगे के क्वेश्चंस धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर को कवर करेंगे वो करते जाएंगे, लेकिन आप लोग 10.14 क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन कवर कीजिए। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं। 10.12 क्वेश्चन के 2 पार्ट हम जरूर करेंगे। 10.12 बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर, ये तो बता दिया लोअर है, आप छोड़िए नहीं भी बताता तो क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट आप सबको पता है भाई, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, या कोई डाउट नहीं है। ये वाला जो कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से कार्बन की ज़्यादा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज़्यादा है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की कम है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ ज़्यादा हुआ बताइए भाई, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई वो क्लोरीन की तो ज़्यादा है ही और इस कार्बन की भी ज़्यादा हो गई, इसका मतलब यहाँ पर लेस डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और यहाँ पर मोर डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा, इसका मतलब मोर पोलर है,
और मोर पोलर है तो मोर डाइपोल मोमेंट है। दिमाग में फिट बिठा लीजिए, कई बार स्टूडेंट गलती कर देता है, वो सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है। कार्बन क्लोरीन और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन क्लोरीन और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? भाई ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, लेकिन ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब डिफरेंस कम हो गया। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा है। ज़्यादा है तो क्लियर हो गया, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। और अगला क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड पोलर हैं लेकिन पानी में इमिसिबल हैं। ठीक है, अभी बात किया था कि एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जब इंट्रैक्शन होगा तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है। आप लोग टाइम निकाल कर 10.14 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट। आप लोग 10.18 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पैराडाइक्लोरोबेंजीन का हायर मेल्टिंग पॉइंट है, राइट, ऑर्थो मेटा से, तो जवाब है आपके पास भाई उसमें सिमेट्री सबसे ज़्यादा है, क्लोज पैकिंग सबसे ज़्यादा है। 10.18 का जवाब हमारे पास हो गया है, राइट। 10.19 के सभी हिंट मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं कन्वर्जन के तौर पे आप लोगों को। क्लियर हो गया। 10.20 पहले पढ़ा चुके थे, दोबारा पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, राइट। अच्छे से टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।